हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट जो विलेन है सोल्यूशन जो यूनिट है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और उसमें हम लोग आज लास्ट टॉपिक वांट ऑफ गुणांक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए हमसे और वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन हमारे आप तक समय से पहुंचते रहें। बहुत ही इजी वे में, आप बहुत ही आसान तरीके से आज हम लोग वांट ऑफ गुणांक पढ़ेंगे। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इधर थोड़ा गैप हो गया, थोड़ा ज़्यादा काम था, बिजी थे थोड़ा काम में, तो हम अब कंटिन्यू करेंगे आज से। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग वांट ऑफ गुणांक। गुणक भी लिखा रहता है, गुणांक भी लिखा रहता है, तो इसको ज्यादा आप जो है टेंशन वाली कोई बात नहीं है। गुणांक भी लिख सकते हैं, गुणक भी लिख सकते हैं। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक। और इसको प्रेजेंट क्या करते हैं हम लोग, इसको प्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। कैसे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। तो देखिए, हम लोगों ने अभी जो भी जितना भी विलेन चैप्टर यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें आज थ्योरेटिकल जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट टॉपिक है, वो है वांट ऑफ गुणांक। देखिए, वांट ऑफ गुणांक जो होता है, गुणक जो होता है, वो तब जरूरत पड़ती है जब कोई विलेय पदार्थ किसी विलयन में वियोजित या संयोजित होता है, तो हमें वहां पर वांट ऑफ गुणांक आई की आवश्यकता पड़ती है या होती है। ठीक है, अब बात आएगी कि कोई पदार्थ विलयन में वियोजित होने से मतलब है वो अपने आयन में टूट जाए, और संयोजित होने से मतलब है वो आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो जब टूटेगा तो उसको वियोजन बोलते हैं, और जब पदार्थ क्या होगा, वो जुड़ जाएगा तो एक गुच्छा बनाएगा, एक समूह बनाएगा, उसको बोलते हैं संगुणन या संयोजित होना। ठीक है, तो कोई भी विलेय पदार्थ जब किसी विलयन में वियोजित या संयोजित होता है, तब हमें जरूरत पड़ती है वांट ऑफ गुणांक स्मॉल आई की। ठीक है, और एक तरह से ये जो है सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान का अनुपात भी होता है। जल्दी से आ जाइए, इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, फिर आप लोग समझे आएंगे क्या है इसमें। जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित होता है, तो वांट ऑफ गुणक स्मॉल आई का प्रयोग किया जाता है। तो वांट ऑफ गुणक स्मॉल आई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये स्मॉल आई निकल के कहां से आता है? जो स्मॉल आई ये निकल के आता है, चूंकि स्मॉल आई बराबर क्या होता है, वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या और अपान में
वियोजन या संयोजन, वियोजन या संयोजन से पूर्व यानी पहले से पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या, और बटे में अपान में क्या है, वियोजन या संयोजन से पूर्व कणों की संख्या का जो अनुपात होता है वो होता है हमारा स्मॉल आई वांठाप गुणक। तो वांठाप गुणक की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब भी कोई विलेय पदार्थ क्या होता है, विलयन में जाकर या तो टूट जाए या फिर जुड़ जाए, या तो वियोजित हो जाए या संयोजित हो जाए। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हमको वांठाप गुणक आई का प्रयोग करना होता है। और आई का मान आता कहां से है, वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या का अनुपात या बटे वियोजन या संयोजन से पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, ये होता है हमारा वांठाप गुणक आई। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, यहां पर चाहे नोट करके नोट कर लें कि वियोजन के लिए जो आई होता है वांठाप गुणांक आई, स्मॉल आई का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 से अधिक होता है। वियोजन के लिए जो वांठाप गुणक आई होता है स्मॉल आई, उसका मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। और संयोजन के लिए क्या रहता है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। संयोजन के लिए जो वांठाप गुणक आई होता है, इसका मान 1 से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। और तीसरी कंडीशन एक ये होती है, ना वियोजन और ना ही संयोजन। अभी बता रहे हैं आपकी ये स्थितियां क्या हैं। इस स्थिति में जो स्मॉल आई होता है, वांठाप गुणांक आई का मान जो होता है क्या होता है, 1 के बराबर होता है, यानी 1 होता है। ठीक है, अब ये 3 कंडीशन जो आप देख रहे हो, तो जो वांठाप गुणांक की हमें आवश्यकता होती है, कोई भी विलेय पदार्थ जो विलयन में वियोजित या संयोजित होता है, तो इस तरह के कोई भी पदार्थ जो विलयन में वियोजित हो या संयोजित हो, इस तरह के विलयन हमारे जो पदार्थ होते हैं, विलेय पदार्थ, वो 3 तरह के होते हैं। एक तो वे जो क्या हो जाते हैं, विलयन में जाकर टूट जाते हैं, यानी कि जल में जाके क्या हो जाएंगे, अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं, तो वो होता है वियोजन। और उस स्थिति में जो स्मॉल आई है वांठाप गुणांक का मान है, अगर कोई यौगिक अपने आयनों में पूर्णतः टूट जा रहा है विलयन में, तो उसके लिए वांठाप गुणक स्मॉल आई का जो मान होता है वो 1 से अधिक होता है। दूसरे पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो संयोजन कर लें, विलयन में जाकर आयनों में टूटे ना, जबकि क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे जब संयोजन हो जाएगा, तो उस स्थिति में स्मॉल आई का मान जो होता है वो 1 से क्या होता है, कम होता है। और तीसरे इस टाइप के पदार्थ होते हैं जो विलयन में घोलने पर ना तो वियोजित होते हैं, ना अणुओं में अपने आयनों में टूटते हैं, और ना ही वो किसी से संयोजन करते हैं, जुड़ते हैं। तो इस स्थिति में स्मॉल आई जो वांठाप गुणक होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब वियोजन हो रहा होगा उस विलेय पदार्थ का विलयन में, तो वहां पर स्मॉल आई का मान 1 से अधिक होगा। जब संयोजन हो रहा होगा तो आई का मान 1 से कम होगा। और जब ना तो वियोजन हो और ना ही संयोजन हो, ना वो आयनों में टूटे ना ही वो जुड़े, उस स्थिति में वांठाप गुणक स्मॉल आई का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इतना आप याद रखेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आगे हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल, हम देखेंगे इसका NaCl के लिए वांठाप गुणांक का मान, NaCl के लिए वांठाप गुणक का मान क्या होगा,
आप सभी को पता है जो हमारा NaCl होता है ये जल में घुलने पर या विलयन में जाकर क्या हो जाता है, अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाता है, यानी कि पूर्णतः पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। NaCl क्या होगा, पूरी तरह से वियोजन कर लेगा, वियोजित हो जाएगा आयनों में। कैसे टूटेगा, देखिए NaCl जो होगा हमारा वो आयन में टूटेगा, सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अगर ये जो NaCl हमारा कितना है, 1 है, और ये टूटा किसमें है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, Na+ में और Cl- में, तो 2 आयनों में टूट गया ना, एक तो ये आयन है और दूसरा ये आयन है। तो उसके पहले देखो, टूटने से पूर्व अभी हमने I का फार्मूला लिखवाया था कि वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या, तो देखो वियोजन हुआ है NaCl का, वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है, 1 और 1 2, और यहाँ पर कितना था 1, तो यहाँ पर ये देखो कितना हो गया 2, तो यहाँ पर जो है I का मान कितना हो जाएगा, I बराबर 1/2 गुणांक का मान क्या हो जाएगा, देखो वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है 2, और अपान में वियोजन या संयोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी थी 1, यानी कि यहाँ पर जो I का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 1/2 गुणांक NaCl के लिए कितना होगा 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी यौगिक का हम 1/2 गुणांक i का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथी में। इसका एक और अगर एग्जांपल हम लोग देखें KCl, अगर इसका एक और एग्जांपल देखें हम लोग KCl का 80% वियोजन हो जाता है, तो 1/2 गुणक का मान ज्ञात कीजिए, तो 1/2 गुणक का मान ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि NaCl के एग्जांपल में तो यहाँ पर इसकी मात्रा नहीं बता रखी थी कितना है, तो पूरी तरह से पूर्णतः टूट जा रहा था, तो ऐसे सिंपली निकल आया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, KCl का कितना विलयन, 80% विलयन ही वियोजित हो रहा है। तो 80% का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर 80% हटाएंगे तो 100 से भाग करते हैं, और जब 100 से भाग करेंगे तो 1 0 0 कट जाएगा, ये कितना आएगा 0.8 आएगा, कितना आएगा ये 0.8 आ जाएगा। मान लेते हैं ये 0.8 क्या है, इतना मात्रा वियोजित हुई है, वियोजन को हम दिखाते हैं x से, मान लेते हैं इतनी मात्रा इसकी जो है KCl की कितनी 0.8x वियोजित हो गई। अब इसको अगर आयनों में तोड़ेंगे तो आप देखेंगे KCl जो है आयनों में जब टूटेगा तो K+ और Cl- में टूटेगा। ठीक है, तो ये अगर इसकी मात्रा जो भी वियोजित हुई, मान लेते हैं इसकी 1 - x मात्रा इसकी वियोजित हुई, तो ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब यहां से अगर हम स्मॉल I का मान निकालेंगे, 1/2 गुणांक का मान निकालेंगे, तो कितना आएगा, देखो इसको जोड़ देंगे, तो 1 - x प्लस x और प्लस x, -x से +x कट जाएगा, तो I बराबर कितना आ जाएगा 1 - x, और x का मान कितना देखो है, कितना वियोजित हुआ है 0.8 रख देंगे, तो I बराबर 1 - 0.8 रख देंगे। यहाँ से I का मान कितना आ जाएगा, स्मॉल I बराबर कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ से, अच्छा नहीं सॉरी 1 मिनट, यहाँ से माइनस प्लस ये कट गया, तो प्लस का x बचा ना, ये प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 0.9, कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अगला देखेंगे
वांट हाफ गुणक यानी स्मॉल आई तथा अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध, अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध। वांट हाफ गुणक यानी स्मॉल आई जो भी हम लोगों ने पढ़ा, और अणुसंख्यक गुणधर्म जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आप जाके हमारे वहां पर लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत ही कायदे से, मजे से वहां पर आपको समझाया गया है। अणुसंख्यक गुणधर्म हम लोगों ने 4 पढ़े थे। एक तो पढ़ा था वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा पढ़ा था हिमांक में अवनमन और चौथा पढ़ा था परासरण दाब। वही जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका वांट हाफ गुणक आई के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो चीज यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, जो पहला हम लोगों ने पढ़ा था वाष्पदाब का अवनमन जो पढ़ा था, तो उसके लिए जो अणुसंख्यक गुणधर्म आई और इसमें जो संबंध होगा वो क्या होगा, वो संबंध होगा यहाँ से PB नॉट माइनस P अपॉन PB नॉट इंटू I XA। XA क्या है, घटक A का मोल प्रभाज है, और I क्या है यहाँ पर वांट हाफ गुणक है। ठीक है। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, क्या पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन। ये क्या था, क्वथनांक में उन्नयन। तो इसके लिए फार्मूला क्या था, डेल्टा TB, क्या था, डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, KB इंटू, यहां पर I कर लेंगे, I इंटू KB और इंटू में स्मॉल m, ये रिलेशन रहेगा। ठीक है। तीसरा जो अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा था हम लोगों ने हिमांक में अवनमन, उसके लिए क्या था, डेल्टा TF बराबर स्मॉल I इंटू KF मोलर अवनमन स्थिरांक जो है, और इंटू स्मॉल m। ठीक है ये। और चौथा जो हम लोगों ने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा था परासरण दाब, क्या पढ़ा था, परासरण दाब। तो इसमें रिलेशन क्या था, PB बराबर I NRT। ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। देखिए, ये तो चारों हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन हम संबंध किसके साथ देख रहे हैं, वांट हाफ गुणक I के साथ। देखो, सब में I लगा है, सब में क्या लगा है, वांट हाफ गुणक I लगा है। तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे। ठीक है, इनसे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। और I का मान, वैसे तो जनरली हम जो PV बराबर NRT जानते हैं, क्या जानते हैं, PV बराबर NRT आदर्श गैस समीकरण जो होती है उसको जानते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉल I आ गया है। इसका मतलब I का मान हम तभी रखेंगे जब सवाल में परासरण दाब ज्ञात करने की बात करेगा, और वहां पर उस सवाल में पदार्थ के वियोजन या संगुणन की बात भी उसने कह रखी होगी सवाल में ही, या उसके बाद कहीं ना कहीं उसने वियोजन या संयोजन का जिक्र किया होगा, तभी हम स्मॉल I लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। हर जगह नहीं लगाएंगे I। वैसे तो जनरली PV बराबर NRT होता है, लेकिन अणुसंख्य गुणधर्म और जो वांट हाफ गुणक में रिलेशन होगा तब ये PV बराबर I NRT हो जाएगा। और I का मान हम तभी रखेंगे जब सवाल में उसने वियोजन या संयोजन की बात करी होगी। इतनी बात याद रखेंगे, स्मॉल I वांट हाफ गुणक तभी आएगा जब सवाल में वियोजन या संयोजन की बात करी गई होगी। ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल भी आपको हम दिखाते हैं कि इस तरह के कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक सवाल देखते हैं।
स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अब देखेंगे आपके सामने जो सवाल हमने लिख रखा है, यहाँ पर आपको भी पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे वांटाप गुणक आई और आवर्तसंख्य गुणधर्म में संबंध, जो भी हमने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे, कैसे उनका यूज होता है यहाँ पर। तो ये चौथा जो अवर्तसंख्य गुणधर्म हम लोगों ने परासरण दाब पढ़ रखा है, उसी से संबंधित न्यूमेरिकल है। तो कैसे यहाँ पर हम आई का यूज करेंगे ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सवाल में कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 5.85 ग्राम NaCl विलयन के 2.98 लीटर विलयन का परासरण दाब क्या होगा। और साथ ही में देखो हमने अभी कहा था कि हम वांटाप गुणक आई का मान तभी रखेंगे, फार्मूले में आई तभी लगाएंगे जब सवाल में दे रखा होगा, वियोजन या संयोजन की बात कह रखी होगी। यहाँ पर देखो वियोजन की बात कर रखी है, क्या कह रहा है, यदि NaCl 100% वियोजित होता है, यानी कि 100% ये जो है साल्ट जो है सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, ये अपने आयनों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग NaCl का देख लेंगे, यहाँ पर आई का मान क्या आएगा। तो आपको पता है NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। ठीक है, एक ये है और एक ये है, यानी कि यहाँ पर 2 आयन मिलेंगे, यहाँ पर ये अकेले था। ठीक है, तो आई का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/1 आएगा। तो आई का मान कितना आ जाएगा, 2। तो वांटाप गुणक आई का मान कितना आ गया, 2। अब फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि परासरण दाब निकालना है। तो अभी हमने चौथा जो पॉइंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था वहां पर, PV बराबर आई NRT लिखवाया था हमने फार्मूला भी। जो अवर्तसंख्य गुणधर्म वांटाप गुणक में भी संबंध में हमने चौथा पॉइंट परासरण दाब का बताया था, वहां पर बताया था PV बराबर आई NRT होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे PV बराबर आई की जगह पर हम आई लिखा रहने देंगे और एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, W/M इंटू RT। W/M क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि n क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार, यानी कि W/M। क्योंकि यहाँ पर सवाल में हमको मोलों की संख्या तो दे नहीं रखी है, भार दे रखा है NaCl का कितना, 5.85, वही रखेंगे W की जगह पर और NaCl का अणुभार रख देंगे। ठीक है, तो आ जाइए इसको लगाते हैं सवाल को। P तो हमको निकालना ही है परासरण दाब, इसको ऐसे रहने देंगे, P को V का मान रख देंगे। आयतन कितना है देखो, 2.98 बराबर आई, देखो वांटाप गुणक कितना आया, 2। W का मान देखो दे रखा है सवाल में 5.85 और अपान में M है। तो इसका NaCl का अणुभार कितना होता है आप निकाल लेंगे, 58.5 होता है। कितना होता है, 58.5। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको जब जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू R आपको पता है गैस नियतांक कितना मान होता है इसका, 0.0821 गुणे T। अब T जो है यहाँ पर देखो 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो T का मान रखेंगे हम सेल्सियस में नहीं रखेंगे, काहे में रखेंगे, केल्विन में। तो केल्विन में रखने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 273 हम जोड़ देंगे। तो जब 273 25 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 298 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएं तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया 100 और यहाँ पर क्या आएगा देखो जरा, 298 ये आया है, 298 इधर आया है। तो ये 298 कट गया, ये 298 कट गया। ठीक है, अब ये 298 का मामला साफ हो गया। अब जरा देखिएगा यहाँ से 5.85 ऊपर है, 58.5 नीचे है। अगर हम देखें वहां से दशमलव हटाएं नीचे 100 आएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 जाएगा। तो अल्टीमेटली जब इसको काटेंगे तो नीचे तो 10 बचेगा ही, नीचे 10 बचेगा ही। हम आसान तरीका आपको बता रहे हैं, बाकी आप अपने तरह से कैलकुलेशन करिएगा, आंसर वही आएगा। तो नीचे 10 तो बचेगा ही। अब इस 10 से इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, 10 धाम 100 होता है, 10 बचेगा, ये 10 भी साफ हो गया। अब देखिएगा यहाँ से, अब इस 10 को जब, क्योंकि P का मान निकालना है तो P को हम इधर ही रहने दें, और इस 10 को जब यहाँ भाग में इधर 10 ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। जब गुणे में हो जाएगा तो ये जो 0.0 है एक स्थान और नहीं उधर कम हो जाएगा।
यहाँ से क्या बन जाएगा, P बराबर 2 गुणे, और ये कितना हो जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 0.821 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको जो है गुणा कर लीजिए। 2 एकन 2, 2 दूना 4। ठीक है, देख लीजिएगा कुछ बच तो नहीं रहा है, उम्मीद है बच नहीं रहा होगा कुछ। हाँ, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 2। ठीक, तो 2 एकन 2, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 का 6 और 1 है 1.642। परासरण दाब कितना आ गया, और लिख देंगे एटीएम। एटीएम लिख दें या वायुमंडलीय दाब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो परासरण दाब आएगा वो कितना आएगा, 1.642 वायुमंडलीय दाब या एटीएम। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल आते हैं जो वाल्ट ऑफ गुणक और अल्पसंख्यक गुणधर्म रिलेशन से संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी स्थिति में हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे जब वियोजन या संयोजन की बात सवाल में करी गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको हम इतना अच्छा सा आपके दिमाग में डाल देंगे कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल आसान देसी भाषा में। कोई किताब बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे एक बार टॉपिक पढ़ लेते हैं, आपको बुक देखने की आवश्यकता नहीं है, वो चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी, बिल्कुल परमानेंट। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, तो वहां पर हम पीवी बराबर INRT लगा देंगे और सवाल नाम कर लेंगे। परासरण दाब चाहे जिस टाइप का पूछा जाए, वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर ये वैल्यू NaCl लिया, वहां पर कुछ और लिया जा सकता है, टेम्परेचर कुछ और लिया जा सकता है, मात्रा कुछ और दी जा सकती है, लेकिन परासरण दाब पूछा जाएगा, फार्मूला तो यही लगेगा, तो आसानी से हम लगा लेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है, वो भी टॉपिक थोड़ा सा क्लियर करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। लिखेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान, या इसी को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, असामान्य को एबनॉर्मल मोलर मास या असामान्य आणविक द्रव्यमान, या इसी को असामान्य मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, देखिए यहाँ पर असामान्य लगा है, यानी कि ये जो सामान्यतः होता है उससे हटके थोड़ा सा होता है। जैसे कोई पदार्थ विलयन में घुला तो या तो वियोजित होगा या संगुणित होगा, या हो सकता है वियोजित भी ना हो, संयोजित भी ना हो, तीनों कंडीशन हो सकती हैं। तो जब भी कोई पदार्थ किसी विलयन में घुलता है तो वो क्या होता है, वियोजित या संयोजित होता है, और इस स्थिति में उस पदार्थ या उस यौगिक का जो भी उसमें घुल रहा है उसका क्या हो जाता है, आणविक द्रव्यमान या अणुभार उसका क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इसी परिवर्तित हुए अणुभार को हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ये लिख लीजिए यहाँ पर, जब कोई पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित होता है तो उसका अणुभार भी परिवर्तित हो जाता है, तो उसका अणुभार भी परिवर्तित हो जाता है। इसी या ऐसे लिख लेंगे, नए प्राप्त अणुभार को ही असामान्य अणुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान
कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, इसे मान लेते हैं KCl है, क्या है KCl, पोटेशियम क्लोराइड है, और ये जब आयन में वियोजित होगा तो K प्लस और Cl माइनस में वियोजित होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगर KCl का हम लोग सामान्य अणुभार निकालें तो सामान्य अणुभार जो इसका आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 74.5 आएगा। कितना आएगा, 74.5 आएगा। ये तो सामान्य अणुभार है KCl का। और अगर इसका हम लोग देखें असामान्य अणुभार अगर देखेंगे तो देखो ये आयनों में टूट गया है, और कितने आयन में टूटा है, 2 आयन में टूटा है, यानी कि यहाँ पर I का मान कितना होगा वन टाइप गुणांक का 2। और जब ये 2 भागों में टूट गया है KCl तो इसका जो सामान्य अणुभार है वो भी तो हमको 2 भागों में करना होगा। तो जो असामान्य अणुभार यहाँ से आएगा, असामान्य जो अणुभार आएगा वो कितना हो जाएगा, 74.5 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 37.25। कितना जाएगा, 37.25। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अणुभार सामान्य अणुभार कितना था 74.5, जबकि असामान्य अणुभार कितना हो गया, रह गया 37.25। यानी कि जब भी कोई पदार्थ या यौगिक अपने आयनों में टूटेगा, वियोजित होगा, तो उसका अणुभार क्या हो जाएगा, वियोजन की स्थिति में अणुभार उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो गया, देखो ना, असामान्य अणुभार 37.25 है, सामान्य अणुभार KCl का 74.5 है। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ से फार्मूला क्या बना, देखो जरा, इस स्मॉल I बराबर जो वन टाइप गुणक I है, इसका फार्मूला यहाँ से देखो क्या बना, सामान्य अणुभार बटे असामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार बटे असामान्य अणुभार। अब देखो यहाँ से सामान्य अणुभार कितना आया था 74.5 और असामान्य अणुभार कितना आया है 37.25। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो 2 तो ऐसे भी यहाँ से आ रहा था, देखो ना, KCl टूट रहा था पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन में, 2 ही आयन में तो टूट रहा था, तो वहां से भी देख लें अगर हम, तो I का मान 2 ही प्राप्त हो रहा था। यहाँ से भी अगर हम देखें तो सामान्य अणुभार बटे असामान्य अणुभार करेंगे तब भी I का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब वन टाइप गुणा की एक और परिभाषा निकल कर सामने आएगी हम लोगों के, कि किसी भी अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य अणुभार या इसी को प्रायोगिक मान भी बोलते हैं, और बटे में क्या होगा, असामान्य अणुभार। ठीक है, या असामान्य मान। तो इस तरह से I का मान जो है 2 आएगा, और ऐसे भी ऊपर हम जनरली 2 ही आ रहा था, लेकिन इसको हम अगर देखें तो इसको जो असामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ रहे हैं वो इस तरह से सामने हमारे आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से केमिस्ट्री पढ़नी है कक्षा 12 की, तो आप हमसे बिल्कुल जुड़ जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे कि आप तो पढ़ें ही और आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो भी आपसे पढ़ें और उनका भी कल्याण हो और अच्छे मार्क्स के साथ वो भी पास हो। ऐसा आप चाहते होंगे शायद, और ऐसा हम भी चाहते हैं। तो इसलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी रही। Thank you for watching this video.